Good morning, students. Welcome back to Universes class. Student, we have already completed our 2 chapter of civics class 8th. Now today we will start our 3rd chapter, why do we need parliament? And this is the part first of this chapter. Well, students, first of all we will discuss about the basic contents and topics which we will cover in this chapter. इस चैप्टर में हम जो कवर करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम पार्लियामेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे या उसके बारे में बताएंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई शुड पीपल डिसाइड, मीन्स ये आपका एक टॉपिक होगा इसके अंदर, तो उसके बारे में देखेंगे कि पीपल ही डिसाइड क्यों करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मीन्स पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। After then we will discuss about the role of parliament in the democratic country, and at the last of the chapter we will discuss about the some functions of the parliament. तो बेसिकली आज हम इन चैप्टर के अंदर कह सकते हो, इस पूरे चैप्टर में हम ये सब बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बी अटेंटिव व्हाइल सीइंग द वीडियो, क्योंकि चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आने वाली जो 9th और 10th स्टैंडर्ड है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस चैप्टर से, तो आपको बड़ा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा ये चैप्टर। नाउ स्टूडेंट्स, सी द पिक्चर। अगर आप इस पिक्चर को देखते हो तो डू यू नो व्हाट इज इट, क्या चीज है, क्या आपको पता है? इट्स अ पार्लियामेंट। स्टूडेंट, ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है या आप कह सकते हो पार्लियामेंट है, ये हमारा न्यू दिल्ली में लोकेट है। तो स्टूडेंट, आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट। हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आप सबको पता है कि वी आर लिविंग इन आवर डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं जहां पर डिसीजन मेकिंग के अंदर पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम बात करते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर सिटीजन जो है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं या मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होते हैं। इस चैप्टर में हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे या उन्हीं चीजों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पार्लियामेंट क्या चीज है। थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं। ये वैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, थोड़ा सा हायर लेवल का है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको पार्लियामेंट के बारे में पता चल जाए कि पार्लियामेंट वास्तव में है क्या। So, if we think about the Indian Parliament, it was formed after 1947, which enabled the citizens of India to participate in decision making and control the government. मीन्स हमारा इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद हमारा जो देश था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, जहां पर सिटीजन्स जो थे वो डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे और गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते थे। ये 1947 के बाद जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, उस वक्त हमारे सिटीजन के पास ये सब अधिकार हुए। And the parliament is made up of elected representative of different political parties and it has a lot of power. The students, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। स्टूडेंट, दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। आज नॉर्मली मैं डायरेक्ट फॉर्म की बात कर लेता हूँ। 7th स्टैंडर्ड में आपने डिस्कस भी किया था कि ग्राम पंचायत जो पुराने टाइम की थी, उस वक्त अगर किसी भी पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता था तो जितने भी सिटीजन है और जो पंच या सरपंच हुआ करते थे वो सब इकट्ठा बैठते थे और वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया करते थे। बट मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इतनी बड़ी हो चुकी है कि हर एक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा नहीं बैठ सकता। अगर बैठ भी सकता तो हर एक व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है। सेकेंड थिंग, ना ही उनके पास हर एक टॉपिक या हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आज के टाइम में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो वही चीज है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो व्यक्ति हैं दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के रूप के मेंबर्स के रूप में या नॉमिनेटेड कैंडिडेट के रूप में हमारे सामने आते हैं और जिनको हम इलेक्शन के माध्यम से चूज करते हैं। और मैं अगर इस पार्लियामेंट की बात करता हूं तो इस पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, क्योंकि बहुत ये गवर्नमेंट को कंट्रोल भी यही करती है और देश से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो सब यही लेते हैं, बिकॉज दीज इलेक्टेड मेंबर्स आर ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो यही कारण है कि इसके पास बहुत ज्यादा पावर है।
नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं तो पार्लियामेंट कंसिस्ट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, मींस डेमोक्रेसी के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। डेमोक्रेसी एक बेटर मैनर से काम जो करती है वो इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से काम करती है। तो पार्लियामेंट के अंदर भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि प्रेसिडेंट हुआ, द नेक्स्ट वन इज लोकसभा एंड द नेक्स्ट वन इज राज्यसभा। So these are also the institution in a democratic country which play a major role to make it successful in the modern world या modern age। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो इन्हीं चीजों को हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखेंगे। इट्स अ स्टूडेंट थोड़ा सा हाई लेवल का है तो उसको आपको समझना भी होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपकी हायर क्लासेज में आपको बेनिफिशियल होगा। बट एज ए स्टूडेंट ऑफ द 8th स्टैंडर्ड आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सो वेल स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट के अंदर हमारे दो हाउसेज हैं। द फर्स्ट वन इज लोकसभा एंड सेकंड वन इज राज्यसभा। तो सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं तो लोकसभा में टोटल मेंबर होते हैं 552, बट एट प्रेजेंट देयर आर 545। इनमें से 543 मेंबर्स जो हैं वो हमारे द्वारा मींस एज ए सिटीजन हमारे द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और दो व्यक्ति जो हैं वो है आपके एंग्लो इंडियन सिटीजन्स जो कि हमारे आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस वक्त एट प्रेजेंट लोकसभा के जो अंदर जो मेंबर्स हैं वो 545 हैं। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको 5 साल के लिए चूज किया जाता है, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 इयर्स होता है। और इन व्यक्तियों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इट मीन्स होता है राइट टू वोट। राइट टू वोट के माध्यम से इन व्यक्तियों को आप जो हमारे सिटीजन्स होते हैं जो कि अडल्ट सिटीजन माने जाते हैं जिनको वोट देने का अधिकार होता है उन व्यक्तियों के द्वारा चूज किए जाते हैं। और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं दे आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम एमपी भी कहते हैं। जैसे कि आपका करनाल का एमपी कौन है इस वक्त आप देख सकते हो, ठीक है। तो संजय भाटिया जो कि बीजेपी गवर्नमेंट बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपके कौन है, वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं एमपी की बात करता हूं तो हरियाणा के अंदर 10 सीट मानी जाती है एमपी की, ठीक है, जो कि लोकसभा से रिलेटेड होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द राज्यसभा। अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूं तो यहाँ पर टोटल मेंबर होते हैं 250, और एट प्रेजेंट जो होते हैं जो है वो है 245, जिनमें से 233 जो मेंबर हैं दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जो 12% पर्सन हैं दे आर नॉमिनेटेड पर्सन, उन्हें नॉमिनेट किया गया है। यहाँ पर इनका टेन्यूर जो होता है वो 6 ईयर होता है। बट स्टूडेंट लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में एक डिफरेंस है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका 5 साल का टोटल टाइम पीरियड होता है, और 5 साल के बाद लोकसभा डिसोल्व हो जाती है और उसे दोबारा से हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चूज के दोबारा से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। बट अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूँ, राज्यसभा कभी डिसोल्व नहीं होती, बल्कि इनका क्या होता है जब इनके मेंबर 6 ईयर पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल के बाद। जिन व्यक्तियों का 6 ईयर पूरा होता है तो हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और नेक्स्ट 1/3 मेंबर चूज कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसोल्व नहीं होती, और इसके मेंबर्स को भी हम एमपी कहते हैं। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ओल स्टेट असेंबली। जो स्टेट असेंबली है उनके इलेक्टेड जो मेंबर्स है उनके द्वारा इनके मेंबर को चूज किया जाता है। तो दिस इज लोकसभा एंड राज्यसभा, और दीज आर द टू इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ आवर इंडियन पार्लियामेंट। फर्दर इनके बारे में और डिस्कस करते हैं, देखते हैं और क्या है इसके अंदर। अगर मैं लोकसभा की बात करता हूं, इट इज पॉपुलरली नोन एज द लोअर हाउस। नोट डाउन स्टूडेंट्स, लोकसभा का लोअर हाउस कहा जाता है। आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, एंड इट इज हेडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि स्पीकर या चेयरमैन कहलाता है। एंड इफ यू थिंक अबाउट द राज्यसभा, इट इज नोन एज अ अपर हाउस। ये थोड़ा उल्टा है स्टूडेंट्स, लोकसभा इट्स अ लोअर हाउस, राज्यसभा इट्स अपर हाउस। और जो राज्यसभा है उसका जो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, कि लोअर हाउस कौन सा कहलाता है, अपर हाउस कौन सा कहलाता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है। तो ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। If you think about the parliament, there are some seats which are reserved for SC, STs and women candidate also. मीन्स हमारे देश के अंदर एक सोशल इविल थी अनटचेबिलिटी, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सेक्शन था जो कि डिप्राइव्ड सेक्शन या डाउन टोरन सेक्शन बोला जाता है। मीन्स वंचित व्यक्ति बोले जाते हैं जो कि एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी रहते थे। तो उन व्यक्तियों को अपग्रेड करने के लिए सम सीट्स आर रिजर्व इन द पार्लियामेंट आल्सो। इनके लिए 27% जो सीट्स है वो रिजर्व की गई हैं। इसी प्रकार से हमारी सोसाइटी में वीमेन जो थी उनके पास भी बहुत कम अधिकार थे, तो वीमेन को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले इसके लिए उनको 33% जो सीट्स हैं दे आर रिजर्व फॉर वीमेन आल्सो।
And there are some important functions which parliament do, like making laws and to control and guide and inform the government. ये कुछ ऐसे important functions है जो कि पार्लियामेंट करती है, नॉर्मली देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट, लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा सा एक बात और बता देता हूँ कि अगर मैं मनी बिल की बात करता हूँ, मीन्स अगर बजट पास करने की बात करता हूँ, वो केवल लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। रीजन क्या है? बिकॉज दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, तो ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल दे आर एक्सरसाइजिंग द गवर्नमेंटल पावर्स। तो यही कारण है कि जो मनी बिल या बजट से रिलेटेड बातें होती है वो लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है, राज्यसभा में जाता है, बट अगर राज्यसभा उसको मना करता है तो 14 डेज का डिले कर सकता है वो, इससे ज्यादा नहीं। बट लोकसभा की बात को ही माना जाता है। बट इफ यू थिंक अबाउट द ऑर्डिनरी बिल, मीन्स कोई भी अदर कॉमन बिल होता है जो कि लॉ बनता है, उसे चाहे राज्यसभा में पेश कर लिया जाए चाहे लोकसभा में पेश कर लिया जाए, दोनों जो दोनों हाउसेज है उन दोनों के अंदर जब वो पास हो जाता है, उसके बाद आफ्टर पासिंग द बिल इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, इट गोज टू द प्रेसिडेंट एंड वेयर द प्रेसिडेंट कंसेंट इज रिक्वायर्ड। प्रेसिडेंट को वहां पर सिग्नेचर करने आवश्यक है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि देयर इज सम शॉर्टकमिंग्स एंड लूप होल्स इन द पर्टिकुलर लॉ, तो वो क्या कर सकता है, उस बिल को वापस रिकंसिडर के लिए भेज सकता है। बट इट इज सेम पास्ट, अगर वो सेम वैसे ही पास हो जाता है, देन प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट, उस प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट द बिल एंड एवरीथिंग। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो कि आपकी वैसे अगर मैं बात करता हूँ कि एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट इट एंड इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन द हायर क्लासेस आल्सो। सो बी अटेंटिव फॉर दीज थिंग्स। तो स्टूडेंट, हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं और हम वापस डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो उसी के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, उसी के विषय में हम आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके बुक में है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट। इफ यू थिंक अबाउट इंडिया, इट गोट फ्रीडम आफ्टर अ लॉन्ग एंड टफ स्ट्रगल। मीन्स काफी फ्रीडम के अंदर स्ट्रगल करना पड़ा, काफी टफ स्ट्रगल करना पड़ा, जहां पर हजारों की संख्या में व्यक्ति मारे भी गए। तो उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। एंड इफ यू थिंक अबाउट इन दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड पार्टिसिपेटेड इन इट। मीन्स अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले व्यक्ति जो है वो इस इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको इसके बारे में पता है। एंड दे वर ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। सो ये सारे के सारे जो व्यक्ति थे, दे आर इंस्पायर्ड बाय दीज ऑल दीज क्वालिटीज एंड ऑल दीज आइडियाज। तो इन सब के माध्यम, इन सब से इंस्पायर होके इन जो आप कह सकते हो इन सब व्यक्तियों ने क्या किया, इन सब व्यक्तियों ने इस स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट किया। ओके स्टूडेंट्स, the British government had created such a havoc that they never dared to criticize any of their decision even if they did not agree with them. Okay. बिफोर द इंडिपेंडेंस अगर हम बात करते हैं, उस वक्त डिसीजन लेने की पावर जो थी वो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। इंडियन सिटीजन उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते थे। इंडियन सिटीजन के पास इतना डेयर भी नहीं था कि वो उसे क्रिटिसाइज भी कर ले अगर वो उसे एग्री नहीं हो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा है, वो क्या कह सकते हो, ऐसा डर जो है वो क्रिएट किया हुआ था। बट द फ्रीडम्स मूवमेंट इट चेंज द सिचुएशन, उसने इस सिनेरियो, इस सिचुएशन को ही चेंज कर दिया। और जो नेशनलिस्ट थे, दे बिगेन टू क्रिटिसाइज ओपनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने ओपनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। एंड दे आल्सो डिमांडेड सम थिंग्स, मींस उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। Even they demanded that there should be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask the question also. उन्होंने ये भी डिमांड कर दी कि लेजिस्लेचर के अंदर इंडियन मेंबर्स होने चाहिए और जिनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो बजट से रिलेटेड डिसीजन ले सके, या अगर उनको लगता है कि कोई चीज गलत है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में उन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी। तो जो ये डर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी चीज कर ले एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में ये सिनेरियो और ये सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंदर कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला था इंडियन पीपल को। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। Now students, however, all the adults were not allowed. Means 1909 के एक्ट के अंदर उनको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल गया था, पर हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था, हर एक व्यक्ति को उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। Even people could not participate in decision making under the British rule. ब्रिटिश रूल के दौरान में डिसीजन मेकिंग के अंदर तो जो इंडियन सिटीजन है उनके पास अधिकार ही नहीं था कि वो किसी प्रकार का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके।
But the nationalists wanted that all person in the independent India would be able to participate in making decision. बट जिस वक्त हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया के अंदर जितने भी ये फ्रीडम फाइटर्स थे, या आप कह सकते हो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर या आप कह सकते हो लीडर्स थे, उन सब ने कहा कि फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर हर एक व्यक्ति के पास डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. So therefore, when India got freedom, the dreams and the aspirations, मैं यहाँ पर ड्रीम और एस्पिरेशंस कौन सी की बात कर रहा हूँ, जो कि सपने उन्होंने लिए थे बिफोर द इंडिपेंडेंस, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उन्होंने सोचा था कि हर एक व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकेगा, ये सपना है हमारा, वो क्या बन चुका था. नाउ इट दे वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो अधिकार पूर्ण रूप से मिलने लगा. अब फ्रीडम आफ्टर गेटिंग फ्रीडम people got the right to participate in the decision making. अब हर एक व्यक्ति को without any discrimination they are able to participate in the decision making policies. तो उनके अंदर participate कर सकते थे. ये अधिकार जो था हर एक व्यक्ति को मिल गया. And the constitution of the independent India, it laid down the principle of universal adult franchise. स्टूडेंट, मैंने आपको इसका मीनिंग बताया. इट मीन्स राइट टू वोट. इट मीन्स ऑल द अडल्ट सिटीजन हैव राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, whether that person belong to any caste, any creed, any religion, any gender, it doesn't matter, without any discrimination they all have right to vote. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. और अकॉर्डिंग टू दिस all adult citizens of the country they have the voting right and they can choose their representative and they can choose their government. तो इस प्रकार से उनको अधिकार मिल गया. तो यही कारण है क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ये चीज डिसाइड की गई है कि पीपल इज द सुप्रीम पावर. पीपल जो है वो सुप्रीम पावर है. तो इसके माध्यम से दे शुड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग बिकॉज दैट कंट्री बिलोंग्स टू देम. और जिसके लिए उन्होंने काफी आप कह सकते हो स्ट्रगल भी किया. तो इस तरीके से पीपल को सुप्रीम पावर माना गया और रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके बिहाफ पर ही डिसीजन लेते हैं. तो दैट्स वाई जो कि बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं अधिकार थे हमारे पास, आफ्टर द इंडिपेंडेंस वो हर एक व्यक्ति को इक्वल मैनर से प्रोवाइड किए गए. Okay students. Now student, the next topic is people and their representative. We will discuss it now. Now students, अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, the individual and you can say the citizen is the most important person. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो सिटीजन होते हैं they are the most important person. But there is a one question, how does the individual, it means the citizen, give approval to the government. अब यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जो ये हम बात करते हैं कि सिटीजन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन द डेमोक्रेटिक कंट्री. तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को वो व्यक्ति कैसे अप्रूवल दे सकता है, कैसे वो रोक सकता है उसको, कैसे उसके ऊपर लिमिटेशंस क्रिएट कर सकता है, हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है. एंड द सिंपल आंसर ऑफ इट इज द वन वे ऑफ डूइंग सो, इट इज थ्रू इलेक्शन. मींस इलेक्शन के माध्यम से वो गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट कर सकता है, गवर्नमेंट के वो को प्रेशराइज कर सकता है. बिकॉज गवर्नमेंट को इलेक्शन के माध्यम से चूज किया जाएगा. इफ representatives and government will not fulfill the demands of the people and they can't satisfy the people, तो next election में उनको हरा दिया जाएगा. तो इट्स अ ओनली सिंगल मैनर या सिंगल मेथड. इलेक्शन एक सिंगल ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से जो इंडिविजुअल पर्सन है दैट कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट, जिसके माध्यम से वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा लिमिटेड कर सकता है. People would elect their representative to the parliament. Then one group formed among these elected representative the government. अब people जो होते हैं जो क्या करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं. इनमें से जो ग्रुप, इट मीन जो पॉलिटिकल पार्टी आप कह सकते हो मेजोरिटी बनाएगी, वो पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या बनाते हैं, हमारी गवर्नमेंट को बनाते हैं. अब ये व्यक्ति चूज कैसे किए गए हैं, दीज आर चूजन बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू वोटिंग राइट. अब इलेक्शन के माध्यम से उनके व्यक्ति को चूज किया गया है. इट मींस उनको पीपल की डिमांड्स की आप कह सकते हो विशेष को पूरा करना पड़ेगा. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं द पार्लियामेंट, इट इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर एंड इट गाइड्स द गवर्नमेंट आल्सो. जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कौन है, दे आर, इट इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स. ये रिप्रेजेंटेटिव से बनी होती है और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये ही गवर्नमेंट को चलाते हैं, ये ही गवर्नमेंट को गाइड करते हैं.
तो इस तरीके से इट मींस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स दे फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट। इसका मतलब क्या हुआ, तो पीपल हैं अपने चूजन रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से गवर्नमेंट बनाते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। ओके राइट स्टूडेंट्स, तो पीपल और रिप्रेजेंटेटिव में आपस में संबंध कैसे है, वो इस प्रकार से है कि जो पीपल है दे आर द इम्पोर्टेंट सिटीजन या दे आर द इम्पोर्टेंट पर्सन या दे आर द सुप्रीम पावर ऑफ द इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और ये इलेक्शन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वो गवर्नमेंट को बनाते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। इवन देश के अंदर जो डिसीजन लेने की प्रोसेस होती है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं, वेदर इट इज इनडायरेक्टली फॉर्म आल्सो। हम इसे इनडायरेक्टली फॉर्म कर सकते हैं, बट यहाँ पर पीपल जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, राइट स्टूडेंट्स। Now, student, our next topic is the role of the parliament. Now we will discuss about the role of parliament in a democratic country. If you think about the Indian parliament, it came into existence in 1947 and it is the representative of people and it enjoys immense power. It means कि हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट थी वो बनी कब थी, 1947 के बाद। मीन्स जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद 1947 के बाद हमारी इंडियन पार्लियामेंट जो थी वो बन चुकी थी। और ये केवल रिप्रेजेंटेटिव ही है, ये जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं यही हमारे पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, यही हमारे पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, जो कि इमेंस पावर मींस ह्यूज पावर को एंजॉय करते हैं, ह्यूज पावर को आप कह सकते हो यूज करते हैं। And election to the parliament, these are held in a similar manner as they are for the state legislature. It means जैसे हम अपने एमएलए को चूज करते हैं, जैसे हम स्टेट गवर्नमेंट को चूज करते हैं, वही मेथड होता है हमारा लोकसभा के मेंबर्स को चूज करना या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करना। लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर, 5 साल के लिए एक बार चूज की जाती है। एंड द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन पर्सन टू द पार्लियामेंट। ओके, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग स्टूडेंट, लिसन केयरफुली। हमने क्या किया, पूरे देश को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया, मीन्स ताकि हर एक एरिया से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकल के आ सके। जैसे कि हमारा पूरा का पूरा जो कंट्री है आज के टाइम में पूरे के पूरे कंट्री के अंदर 543 मेंबर जो हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकेंड थिंग, 2 मेंबर्स को हमने क्या किया, एंग्लो इंडियंस थे जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। टोटल 545 जो है मेंबर्स होते हैं, टोटल 552 होते हैं, बट हमारे पूरे ओवरऑल इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिवाइड किया है, जहां से हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इट मींस लोकसभा के मेंबर को चूज करते हैं, जो कि 5 साल के लिए चूज होता है। और पूरा का पूरा जो देश है वो इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होता है, मींस एक पर्टिकुलर इलेक्शन एरिया होता है, उस इलेक्शन एरिया के अंदर से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज किया जाता है। जिस तरीके से अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं, हरियाणा के अंदर केवल एमपी की 10 सीट आती है। इट मींस हरियाणा को 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आधार पे। अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूँ, केवल राज्यसभा के 5 मेंबर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पर कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन पार्लियामेंट इन फ्रॉम द हरियाणा, तो आप यहाँ पर 15 मेंबर लिखोगे, 10 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 5 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, क्योंकि एमपी तो दोनों के दोनों है ना, तो टोटल 15। ओके स्टूडेंट्स, तो वापस आते हैं हम लोकसभा के ऊपर। तो लोकसभा की अगर मैं बात करता हूं, तो लोकसभा के जो मेंबर जो ऑल ओवर कंट्री है उसे हमने क्या किया, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया है, ताकि हम जो शासन है या गवर्नमेंट है सुचारू रूप से चला सके। और ये जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनमें से एक मेंबर जो है एज ए एमपी के रूप में या आप कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में चूज किया जाता है फॉर द 5 ईयर्स। एंड द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजुअली दे बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है कि लाइक बीजेपी, कांग्रेस वगैरह। ओके, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी थी, जो सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, वो कौन सी है, क्या बता सकते हो? इट इज कांग्रेस स्टूडेंट्स। 1885 के अंदर कांग्रेस बनी थी। तो हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। The full name is Indian National Congress. Okay, so leave it the point. Okay, तो हम बात कर रहे थे कि the candidate who contest the election usually they belong to different political parties. वो different political party से belong करते हैं। Once elected, एक बार चूज कर लिए जाते हैं, एक बार इलेक्टेड हो जाते हैं। So these candidates become the member of the parliament. It is called MP. तो जो कि MP के नाम से जानते हैं, वो member of parliament बन जाते हैं और ये MP ही हमारी पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। जो MP है वो ही हमारे पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं।
अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस। तो ये फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उन सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका आई थिंक सो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, so I hope students everything is clear to all of you. So I will see you in the next video. Thank you, have a nice day.